STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। खबर आजमगढ़ जनपद से है। जनपद के सर्किट हाउस में गुरुवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। जिले के दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी बैठक में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए जनपद को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़कर लोगों तक सरकार का लाभ पहुंचाने और जनपद को समाजवाद पार्टी के अतिक्रमण से मुक्त कराने जैसे तमाम मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जिसके बाद प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पसंख्यकों के हित में ही नहीं बल्कि सभी जाति धर्म के लोगों के हित में कार्य कर रही है। कहा कि भाजपा सरकार से मॉब लिंचिंग, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्ति दिलाने का कार्य किया है। यदि बीजेपी को बदनाम करने के लिए किसी भी घटना को मॉब लिंचिंग करार दिया जाए तो ऐसी सस्ती राजनीति से बचना चाहिए। दुकान बने हुए मदरसों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रहार का स्वागत किया है। कहा कि विदेशों से पैसे लाकर इन मदरसों को बनवाकर शिक्षा के नाम पर बच्चों का शोषण किया जाता है। कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी धर्मों के त्योहार में अपना आदर आस्था पेश करते हुए शामिल होने का कार्य करते हैं। अजमेर शरीफ के उर्स में भी अब तक 11वीं बार अपनी अकीदत के फूलों और चादर पेश कर चुके हैं। विष्णु गुप्ता के कोर्ट जाने पर कहा कि देश को बदनाम करने वालों का भाजपा से कोई रिश्ता नहीं है। भाजपा को सिर्फ सपा बसपा और कांग्रेस बदनाम करने का मौका खोजकर सस्ती राजनीति करती है। इस मौके पर मोहम्मद सद्दाम राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, छत्तीसगढ़ प्रभारी परवेज आजमी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पूर्व जिला अध्यक्ष हसन नसीम, जिला महामंत्री आदि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे थे STV न्यूज 24 आजमगढ़। संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। सर, आप आजमगढ़ में आए हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, तो अल्पसंख्यक मोर्चा का क्या पैगाम है हिंदुस्तान के जो अल्पसंख्यक समुदाय है? देखिए, हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई मिलकर देश को मजबूत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान शुरू किया है। विकसित भारत की जो संकल्पना की है उसके लिए काम करना होगा। अभी तक की जो राजनीति थी वो बांटने की राजनीति थी। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को अलग करके, हिंदू मुसलमान को अलग करके, गरीब और अमीर को अलग करके, उसको कमजोर करके उन पर शासन करने की जो राजनीति थी, इसलिए भारत बहुत पीछे है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में, माननीय योगी जी ने पिछले 7 सालों में प्रदेश और देश को आगे लेने का काम किया है, उसका सबसे ज्यादा अनुभव हमारे आजमगढ़ के लोग ही कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर आजमगढ़ के लोग हमारे विदेशों में काम करते हैं, ज्यादातर विदेशों में रहते हैं। आज हमारे पासपोर्ट की जो इज्जत है, जो वैल्यू है, वो विदेशों में बढ़ी है। हमारी जो वैल्यू है, इज्जत है भारतीयों की, वो विदेशों में बढ़ी है। तो इस काम को हमें सबको मिलकर आगे बढ़ाना है, भारत को मजबूत बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हिंदू मुस्लिम सारे भाइयों को मिलकर काम करना होगा। इसी आह्वान के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है। तो क्या सर माना जाए कि अब मॉब लिंचिंग के नाम पर कोई मुसलमान मारा नहीं जाएगा? देखिए, मॉब लिंचिंग, दंगा, परिवारवाद, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और विशेष रूप से जब से माननीय योगी जी की सरकार है, जो बाहुबली है, जो धन्ना सेठ है, जो गुंडे मवाली हैं, वो प्रदेश छोड़कर भाग रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए अगर कोई घटना को मॉब लिंचिंग देकर हिंदू मुसलमान तनाव करने का काम अगर कोई करता है, तो मुझे लगता है कि ऐसी सस्ती राजनीति से हमें बचना चाहिए। अल्पसंख्यक मोर्चे के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक की मैं अगर बात करूं, मदरसे जो दुकान बने हुए थे उन पर जरूर प्रहार करने का काम माननीय योगी जी ने किया है, और ये इसका हम सब स्वागत करते हैं। गरीब बच्चों को लाकर, देश भर के कोने कोने से चंदा लाकर, उस चंदे से अपनी बिल्डिंग बनाना, बच्चों का शोषण करना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करना, मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, उनका हिसाब किताब नहीं रखना। ऐसे लोग जो मदरसों को चंदा का दुकान समझते थे, उन पर जो प्रहार माननीय योगी जी ने किया है, और जो मदरसे रजिस्टर्ड है, जो मदरसे कानूनी है, उनमें धर्म के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी हो, इसकी व्यवस्था जो माननीय योगी जी ने किया है,
इसका देश भर में स्वागत हो रहा ऐसे है। कितने मदरसों को आपने मान्यता दी? अब ये तो जो आपके उत्तर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बताएंगे। मैं तो देश का नेता हूँ, मैं दिल्ली से यहाँ पर आया देश हूँ, तो स्तर पर बता आपके दीजिए। यहाँ जो सर, चल अभी रहा हाल ही है में उसके आपकी एक विषय में तस्वीर जो वायरल हुई है जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, और साथ में प्रधानमंत्री जी थे, आप थे, और अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने की बात आ रही थी। बड़ी गर्मजोशी से उस तस्वीर की चर्चा हुई। क्या था वो पूरा मामला? देखिए, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जो भारतीय वो हमारे भाई बहन हैं, उस रिश्ते को निभाते हुए वो सभी के त्योहारों में, सभी के धर्मों में अपना आदर पेश करते हैं, अपनी आस्था पेश करते हैं और उसमें शामिल होने का भी काम करते हैं। हमने देखा अभी लाहौरी था, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री शामिल हुए। अभी 25 दिसंबर को जो क्रिसमस हुआ, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री चर्च में गए, जो क्रिश्चियन भाई है उनके साथ हर्षोल्लास से क्रिसमस मनाया, दुनिया भर में बधाई दी। अभी जब अजमेर शरीफ का उर्स का मामला था, तो वहां भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने अकीदत के फूल और चादर भेजने का काम किया। उन्होंने देश भर के जो ख्वाजा साहब के चाहने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई, उनको बधाई दी, उनको उर्स की शुभकामना दी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 11वीं बार ये चादर भेजे हैं। तो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, एक अभिभावक के रूप में, एक पालक के रूप में वो देश भर को गले लगाने का काम करते हैं, देश भर के त्योहारों में शामिल होने का काम करते हैं और इस माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। खाई जो सपा बसपा कांग्रेस सरकार ने बनाई थी हमारे बीच में, उसको पाटने का प्रयास करते हैं। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करता हूं कि हमें भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस प्रयास में सहयोग करने की आवश्यकता है। सर, एक तरफ चादर पेश करके अकीदत के मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी के साथ, दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश की कहती है कि मुसलमानों को यहाँ नहीं आना है, वहाँ नहीं आना है। तो ये दोहरी मानसिकता आखिर अल्पसंख्यकों के साथ, खास करके मुस्लिम समुदाय के साथ बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है वो क्यों होता है? देखिए, माननीय योगी जी ने, अगर आप कुंभ की बात कर रहे होंगे, तो वहां पर किसी मुसलमान को मना नहीं किया है, लेकिन मुसलमान के रूप में जो लोग वहां जाकर आस्था से खिलवाड़ करते हैं, तो किसी को भी किसी भी भाई के आस्था के साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो मुसलमान हैं, हम कितने लोगों को मस्जिद में आने देते हैं? ये पहले से कैसे मान लिया जाता है कि मुस्लिम है तो वो खिलवाड़ ही करेगा? नहीं, बात मुस्लिम की नहीं है। जो वहां पर खिलवाड़ करने वाले लोग गए हैं और उसमें अधिकांश तौर से मुस्लिम निकले हैं। और दूसरी बात जो ये है कि किसी के आस्था की जगह पर जाकर हमें क्या करना है? हम ईद के नमाज के दिन ईदगाह में कितने हिंदू भाई को बुलाते हैं? हमें अपने भी गिरबान में झांकना चाहिए। हमें सिर्फ अजमेर जो भी जाते हैं, चाहे दूसरे समुदाय के कितने भी लोग हों, किसी भी कम्युनिटी के, उन्हें रोका तो नहीं जाता? नहीं, वहां पर देखिए, या किसी भी मुस्लिम धार्मिक कुंभ स्थल का पे, मेला है, मुस्लिम धार्मिक स्थल पे कभी रोका नहीं गया। नमाज अदा करने का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। तो वो दरगाहों कुंभ से का अलग है। मामला भी जैसे नमाज का मामला हमारा अलग है, वो उनके धार्मिक स्थानों का अनुष्ठानों का मामला अलग है। हमें एक दूसरे के धर्म के इज्जत करनी चाहिए, उनके अनुष्ठान को सम्मान करना चाहिए और ऐसे जगहों पर जान के बचना चाहिए जहां पर किसी के धर्म के आस्था को ठेस पहुंचे। मुसलमान संगम में जाकर नहाकर क्या वो अपने जो इस्लाम का पालन करेगा? इस्लाम में कहा गया है कि आप जाकर संगम में डुबकी लगाएं। अगर कहा गया है तो चले, मैं उनको लेके जाता हूँ। जिन जिन मुसलमानों को संगम में डुबकी लगाना है, हमारे हिंदू भाइयों के आस्था के साथ जाना है, मैं उनको अनुमति के साथ लेकर जाऊंगा, सम्मान पूर्वक डुबकी लगवाऊंगा और वो जो भी अनुष्ठान वहां करना चाहते हैं, मैं उनको सम्मान पूर्वक करवाने की गारंटी देता हूं। कृपा करके किसी को भ्रमित करके किसी के धर्म के, किसी की आस्था को बदनाम करने का काम न किया जाए। विचारधारा का संविधान था, गांधीवादी विचारधारा का संविधान था। ऐसा क्या हो गया कि जब बीजेपी अपनी शुरुआत करती है तो कहती है कि हम गांधी के विचारों पे चलेंगे, और जब उत्कर्ष पे अपने जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान वो गांधी की छवि की करती है और गांधी के विचारों की हत्या करने का आरोप लगता है उसको। मुझे लगता है कि गांधी जी के सपनों को पूरा करने का काम असल मानों में भारतीय जनता पार्टी ने किया था। गांधी जी ने क्या कहा था, बीजेपी अपने संविधान से मुकर गई है, बदल गई है? नहीं, बीजेपी का संविधान जो पहले था वो आज भी है। बीजेपी की आस्था जो पहले थी वो आज भी है। बीजेपी का जो विकसित भारत, विकासशील भारत और मजबूत भारत का जो सपना था वो आज भी है। सबसे ज्यादा अगर गांधी जी के
बातों को, उनकी विचारधारा को, गांधी जी को सम्मान देने का काम, गांधी जी के लोगों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यही वजह है कि आज देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों का उत्थान हुआ है, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, वो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए जो काम करके गांधी जी के सपनों का भारत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज तक किसी ने नहीं किया था। कांग्रेस ने तो गांधी जी के नाम को बेचा है दुनिया में और देश में, उसका इस्तेमाल करके पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक तो पहुंच गए, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन ना गांधी जी की चिंता की, ना गांधी जी के लोगों की चिंता की, ना देश की चिंता की। यही वजह है कि आज देश भर के लोग कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। आज यही वजह है कि सपा खत्म के कगार पर है। सर, आपने एक बात कही, शिक्षा से ही सारी समस्याओं का अंत किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, जबकि बीजेपी जब से आई है सत्ता में 2014 से लेकर अब तक वो लगातार शिक्षा को महंगी करती जा रही है। जबकि तमाम जो विपक्षी दल हैं, तमाम जो समाज सेवी हैं, जो चिंतक हैं, वो कहते हैं कि अगर सभी को समान शिक्षा कर दिया जाए, एक समान शिक्षा का अधिकार दे दिया जाए, तो ये सारी समस्याओं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो क्या स्टैंड है बीजेपी का? शिक्षा को आसान बनाने का, शिक्षा को लोगों को पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में किया। तो सर्व शिक्षा अभियान चलाकर ऐतिहासिक काम उन्होंने किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शिक्षा की नई नीति लाई है, जिसमें शिक्षा आसान बनाया गया है, लोग उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, लोग लेकिन इतनी महंगी हो गई है सर कि गरीब के बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये देखिए, इसलिए ये महंगी लग रही है क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। आज अगर आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब लोग हैं, जिनके पास रिजर्वेशन की जगह नहीं है, जो रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, उनको भी रिजर्वेशन में लाकर जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, जिसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं, ईबीसी कहते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, उनको भी शिक्षा मिले, रिजर्वेशन मिले, उसके लिए 10% का आरक्षण भी दिया। वो सवर्णों को दिया जाता है। अगर ऐसे में मैं पूछूं, अगर मुस्लिम कम्युनिटी में पसमानदा को लेकर के बात की जाए, या फिर जो पिछड़े हैं, वो तो इस कैटेगरी में नहीं आते, तो फिर वो 10% का जो लाभ आप गिना रहे हैं वो सिर्फ सवर्णों को मिलने जा रहा है। देखिए, उससे आम जनमानस का क्या फायदा है? मैं बताऊं आपको, इसका ईबीसी का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवर्ण मुसलमान है। अगर कोई पसमानदा भी है तो उसको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिलता है, हालांकि उसके पास बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। और जितने भी पसमानदा समाज के लोग हैं, उनको बैकवर्ड क्लास का आरक्षण मिले, उनको बैकवर्ड क्लास की सुविधा मिले, इसकी भी व्यवस्था सरकार ने की है। चाहे पसमानदा हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई छूट ना पाए सरकारी योजनाओं से, इसका व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। और सबको सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ देकर शिक्षा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमें उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना पड़ेगा, हमें उन योजनाओं से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कहीं ना कहीं, विशेष रूप से जब मैं आजमगढ़ में कल से प्रवास करके देख रहा हूँ, तो जो लोग यहाँ पर विधायक हैं, जो लोग यहाँ पर सांसद हैं, जो लोग यहाँ पर अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, वो सरकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे। उनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की योजना गरीब को मिल गई तो गरीब तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जुड़ जाएगा, फिर सपा कहाँ रहेगी, सपा खत्म हो जाएगी अपने लाभ के लिए। विधायकों का आरोप है सर, विधायकों का